अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। एक बार फिर से देश का मिजाज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का है, जिसमें अब हम आपको बताने वाले हैं सबसे दिलचस्प आंकड़े। अगर आज देश में वोटिंग होती है तो किसकी बनेगी सरकार। जी हां, हम आंकड़ों के साथ ही एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे इस सालाना सर्वे में देश का मिजाज हम बताते हैं। हम ये बताते हैं कि अगर आज हो वोट तो किसकी बनेगी सरकार। लेकिन सबसे पहले आपको सैंपल साइज बता दें, 60,141 एक बड़ा सैंपल सर्वे। आपको बता दें, हमने पिछले 3 सप्ताह में भी लोगों से बात की है और अक्टूबर के महीने के बाद से भी हमने कई लोगों को इसमें शामिल किया है। मुद्दे बदलते हैं, उसके बाद लोगों की क्या राय होती है। ±3% मार्जिन ऑफ एरर भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देश का मिजाज में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो मतदान तो किसकी बनेगी सरकार, किसको पड़ेंगे सबसे ज्यादा वोट। जी हां, अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो किसको कितने वोट, परसेंटेज के साथ हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम आपको दिखाने वाले हैं आंकड़े। देश का मिजाज आज क्या कहता है। अगर आज हो मतदान तो एनडीए को जाएंगे कितने वोट। 40.7% वोट एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि एनडीए को एक तरह से बीजेपी लीड कर रही है। 40.7% वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, एनडीए की तरफ जाता हुआ। और अब हम आपको दिखाएंगे आंकड़ा यूपीए का। सोनिया गांधी की तस्वीर यहां पर लगी हुई है। यूपीए का एक तरह से नेतृत्व अगर हम माने कि अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो 26.7% वोट सोनिया गांधी की तरफ जाते हुए, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ 40.7, और वहीं अन्य को बहुत बड़ा आंकड़ा 32.7% अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी जानकारी के साथ हमने की है बुलेटिन की शुरुआत, जिसमें सबसे ज्यादा 40.7% वोट के साथ एनडीए सबसे आगे दिखाई दे रहा है अगर आज हो चुनाव तो। वहीं दूसरे नंबर पर अन्य आते हैं 32.7%, और यूपीए को 26.7% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपीए माने इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी, जो दल थे, उनको समझ लीजिए। ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है। अगर आज हो चुनाव तो एनडीए को एज साफ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको सीट बताएंगे। अगर आज हो चुनाव तो कितनी सीटें आएंगी एनडीए की। 296, 296 सीट्स। अगर आज हो देश में चुनाव तो 296 सीटें एनडीए की आएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहीं पर आप देखें दूसरी तरफ यूपीए को, यह आंकड़ा 296 देख लीजिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने लगाई है, एनडीए का नेतृत्व एक तरह से करते हुए। 296 सीटें अगर आज हो देश में चुनाव तो आती हुई। अब हम आपको यूपीए की सीटें बताएंगे और फिर अन्य की बताएंगे। 127 सीटें यूपीए की तरफ जाती हुई, जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरह से यूपीए का नेतृत्व करते हुए। लेकिन जो आंकड़ा दिलचस्प आने वाला है आपके सामने, वो है अन्य का। वोट प्रतिशत जरूर ज्यादा है, लेकिन सीटों में जब हम देखें तो 120 यूपीए आगे निकल जाता है, और तीसरे नंबर पर 120 सीटों के साथ अन्य लोग दिखाई देते हैं। यह है वोट प्रतिशत के बाद सीटों का हिसाब किताब। किसको कितनी सीटें अगर आज हो चुनाव तो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि एनडीए को 296 सीटें आएंगी, 127 सीटें यूपीए को, और 120 सीटें आएंगी अन्य को। अगर आज हो देश में चुनाव तो एनडीए पर मुहर लगाती हुई जनता दिख रही है। एक बार फिर इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे कम से कम यही कहता है, जिसमें हमने 60,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया है। एक बड़ा सैंपल साइज है 296। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में अगर आज हो लोकसभा चुनाव, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो वोट प्रतिशत देखिए, सबसे पहले 45.9 यानी लगभग 46% एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 9.7%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 31.1। ये देख लीजिए, सबसे पहले 46 और 10 वोट प्रतिशत। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। वहीं अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को 31.1, नंबर 2 पर वो हैं।
वहीं पर बीएसपी को 10.6, जिसको हम राउंड ऑफ करके आपको 11% बता रहे हैं, और अन्य को सिर्फ 2.7, जो अन्य पार्टियां बचती हैं। तो सबसे बड़े आप वोट प्रतिशत के मुकाबले देखें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का मिजाज यह है कि अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो यहां पर वोट प्रतिशत में सबसे आगे एनडीए है और दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव। दूसरी तरफ जब हम सीट देखते हैं तो 67 सीटें, लोकसभा की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगर आज हो लोकसभा चुनाव, ये मूड ऑफ द नेशन है जो हर साल हम करते हैं जनवरी के महीने में। अगर आज हो मतदान तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 67 सीटें बीजेपी की आएंगी, 67। वहीं पर 10 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी गठबंधन की, 1 कांग्रेस और बीएसपी की 2। 80 सीटों में 67 सीटों के साथ सबसे आगे एनडीए। उत्तर प्रदेश में अगर आज हो चुनाव तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी। 67 सीट, 45.9 यानी लगभग 46% वोट। वहीं समाजवादी पार्टी को 10 सीटें लेकिन वोट प्रतिशत 31.1, कांग्रेस को 1 सीट 9.7% वोट, बीएसपी को वहीं 2 सीटें और 10.6% वोट। ये देख लीजिए, ये पूरा खाका है। ये लोकसभा की 80 सीटों का हिसाब किताब है जो हम आपको इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक दिखा रहे हैं। अगर आज हो देश में चुनाव, ये वो एमओटीएन मूड ऑफ द नेशन सर्वे है जो हर साल इंडिया टुडे ग्रुप जनवरी के महीने में करता है, और उसी में लोकसभा की जो अगर आज हो चुनाव तो क्या होगा नतीजा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो देखिए उत्तराखंड में क्या होगा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 51% के साथ बीजेपी सबसे आगे, वोट प्रतिशत हम बता रहे हैं 35%, 34.5 है, लेकिन राउंड ऑफ करके 35% कांग्रेस पार्टी, और अन्य को 14.3% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी समझ लीजिए राउंड ऑफ करके 14%। तो यहां पर भी एनडीए बाजी मारती हुई, अगर लोकसभा चुनाव, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे है जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर साल हम जनवरी के महीने में करते हैं। अगर आज हो देश में चुनाव तो क्या कहेगी जनता, उसी में आपने उत्तर प्रदेश की जनता की राय सुनी, अब आप सुन रहे हैं उत्तराखंड की जनता की राय। 51.3%। ये वोट सीट में कैसे बदलते हैं वो हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें आती हुई और कांग्रेस 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 9:30 बजे जो सबसे बड़े सवाल हैं हमारे इस इंडिया टुडे सर्वे में, वो हम आपको दिखाएंगे। करिए थोड़ा सा इंतजार। लोकसभा चुनाव अगर आज हुए तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 0। ये लोकसभा चुनाव की बात है जो इंडिया टुडे का ये सर्वे है। अगर आज हो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव तो ये रहेगा हाल। इससे पता लगता है देश का मिजाज, और हम आपको 9:30 बजे बताएंगे बतौर पीएम मोदी का कामकाज क्या आंकता है पूरा देश। 8 बजे से 9 बजे में हमने आपको यूपी की जनता की बात सुनाई थी, लेकिन ओवरऑल पूरा देश प्रधानमंत्री के कामकाज पर क्या सोचता है, बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर क्या कहता है, इसकी रेस में कौन आगे है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब वो बारी आ गई है कि हम आपको खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इसी चर्चा के जरिए इन आंकड़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव, हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, श्याम सिंह यादव जी सांसद बीएसपी के, यशवंत देशमुख चुनाव विश्लेषक के तौर पर सी वोटर से जुड़े, उनका पक्ष भी रखेंगे। प्रभु चावला एडिटोरियल कंसल्टेंट इंडिया टुडे ग्रुप के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब ये आंकड़े हम देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की बात होती है, 296 सीटें आपकी आ रही हैं अगर आज हो चुनाव तो। लेकिन वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश को भी हम देखें तो वहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, मुझे पता है इस खुशी में जरा खलल डालूंगी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है, और ये राव साहब आप समझते होंगे।
अंजना जी नमस्कार आपको और दर्शकों को नमस्कार। आज अभी आपने जो दो प्रदेशों की, जो बड़े प्रदेशों की, खासकर उत्तर प्रदेश की आपने मिजाज बताया है। मैं एक विश्लेषक के रूप में, एक सर्वेक्षण करने वाले, एक अतीत में एक सर्वेक्षण करने वाले एक्सपर्ट के रूप में भी मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा और विधानसभा में जरूर अंतर होता है, पर लेकिन आप जब एक ही समय पर दोनों चुनाव होते हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये फर्क समझ लीजिए। तो मतलब जब दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो लगभग एक जैसा ही वोटिंग होती है लोकसभा और विधानसभा में। और एक आध प्रदेश, तो 2 साल है सर लोकसभा में 4% का गैप देखा गया। अभी तो 2 साल है सर लेकिन आज जब जनता से आप लोकसभा के बारे में पूछ रहे हैं तो लेकिन देखिए, जनता से आज लोकसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जब वो जवाब दे रहे हैं और वो पार्टी का क्या, उनके मन में क्या उनका आदर है, पार्टी के प्रति उनका क्या समर्थन है, ये लोकसभा के लिए आपने पूछा होगा, पर लेकिन विधानसभा के रिजल्ट इससे बहुत अलग होंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 2-3% का कैंडिडेट के आधार पर वोटिंग में फर्क हो सकती है विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर या लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर, लेकिन मोटे तौर पर जो वोटिंग पैटर्न है उसमें कहीं फर्क नहीं होने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं अपने सर्वे में इन 5 राज्यों में विधानसभा का भी मिजाज जानने की कोशिश किया होगा। यदि ऐसा किया होगा तो मैं वो नंबर भी जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं, लेकिन बहुत फर्क नहीं होगा। वो नंबर्स नहीं है, ये रूट ऑफ द नेशन है जो आप जानते होंगे हर साल हम लोग जनवरी के महीने में करते हैं। अभय दुबे जी, ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को लेकर मामला जनता में अभी भी बम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल आप करना चाहेंगे? इसका चयन मैं आप ही को दे देती हूं इन आंकड़ों के मुताबिक। मेरे अपने मुझे आप दे ये नहीं है कोई रोजगार है, कायदा है ना, कानून है ना, इंसाफ है, आदमी को खून वून सब माफ है, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। मैं तो हतप्रभ हूँ। लगता है ये आपकी कविता बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन चल नहीं पाए क्योंकि शुरू में ऑडियो अनक्लियर था। एक बार फिर से सुना दीजिए। अब हमने फोन पर आपका ऑडियो ले लिया है, फिर से सुना दीजिए। हाँ, और कांग्रेस के लिए भी एक शब्द खोज लीजिएगा। जी बोलिए सर। नहीं खोजता हूँ मैं, बिल्कुल। मैंने कहा कि 70 की दशक की एक मेरे अपने पिक्चर आई थी, बड़ी प्रसिद्ध थी, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था, मोदी जी के लिए समर्पित करता हूँ, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। MA किया है, BA किया है, नहीं है कोई रोजगार है, कायदा है ना, कानून है ना, इंसाफ है, आदमी को खून वून सब माफ है, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। किस साल की कविता है सर ये? आपका सर जी, किस साल की कविता है ये? 70 के दशक में मेरे अपने फिल्म आई थी, बड़ी प्रसिद्ध। मुझको लगता है ये 80-20 का सर्वे आपने किया है अंजना जी। देश की 80% से अधिक आबादी वो आबादी है जो किसान है, ये पब्लिक है, किसानों को रोजगार। आपका समय आएगा, प्लीज अपनी बारी में धैर्य रखिए। मैं बस 10-20 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं भी देख रहा था कि देश का, विश्व का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान। उस युवा देश की स्थितियां ये है कि पेंडेमिक के पहले मोदी सरकार की NSSO की रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने छुपा ली थी लेकिन लीक हो गई थी, बाद में जारी की, कि 45 वर्ष की सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती कि 20 से 29 साल की बेरोजगारी की दर आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक 28% है। 20 से 24 साल की ग्रेजुएट्स की जो बेरोजगारी की दर है वो 63% है। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी, काम मांगने पर काम नहीं मिलने की दर 92% है। 108 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन है एज के हिसाब से हमारी। विश्व का सबसे बेरोजगार देश आपने बना दिया। मैं इसलिए इन 3 वर्गों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अंजना जी ने बताया था 35% लोग मानते हैं बेरोजगारी से फर्क पड़ता है, 23% महंगाई से, 7% कोरोना की महामारी से और 2% आर्थिक हालात से। अब किया क्या आपने किया यह है कि 65 रुपए का जो 60 रुपए का जो डीजल था उसको 100 रुपए के पार कर दिया।
70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, खाने का तेल 200 रुपए के पार कर दिया, 70 रुपए की दाल 200 रुपए की पार कर दी, 130 रुपए की चाय 400 रुपए पार कर दी। तो महंगाई की आग में हिंदुस्तान को झोंक दिया। उन लोगों को क्या फर्क नहीं पड़ रहा होगा? 27 रुपए एनएफएसओ की सितंबर 2021 की रिपोर्ट बताती कि किसान की प्रतिदिन की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। वो प्रधानमंत्री जी जो 2016 में बरेली की रैली में कहते थे किसान भाइयों आपकी आमदनी 5 गुनी कर दूंगा, किया क्या? बड़ा राग अलापते कि 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, 25,000 रुपए हेक्टेयर। विश्व के किसी राष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल की अवधि में उसकी 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हो। आपके प्रधानमंत्री जी ने अभी, मैं सुन रहा था जो टेलीप्रॉम्प्टर की गलतियां होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने बढ़ चढ़कर बातें की, उसका सच जान लीजिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, जो गावित है आप ही की सांसद, वो कहती 78.91% तो आपने प्रचार में खर्च कर दिया। प्रधानमंत्री जी का जो फोटो देखते हैं ना जगह जगह विज्ञापन में, बजटरी प्रोविजन 19-20 में 200 करोड़ रुपए रखा था, 85 करोड़ खर्च किए, 20-21 में 100 करोड़ रखा था, 70 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या बताती है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बताती है कि इस महामारी की विभीषिका में जो 20% और 80% का फर्क है ना, कि धन्ना सेठों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गए। अभय जी, टीवी पर आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। अगर आपके भाषण से चुनाव जीतना होता तो मामला ठीक था, लेकिन हम तो आंकड़े बता रहे हैं, देश का मिजाज बता रहे हैं। आपने मेरे सवाल का ही जवाब नहीं दिया सर। हम तो ये पूछ रहे हैं कि वो पिछली बार 353 थे, 45% वोट परसेंटेज था एनडीए का, जब वो लुढ़कते भी हैं लगातार कंसेक्यूटिव तीसरी बार, अगर वो 296 ले आते हैं, 40% से ज्यादा वोट लाते हैं, तो वो बम बम दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी कहां दिखती है सर? क्या ये वो वक्त नहीं है जब नए सिरे से आपको जरा उधर भी देखना होगा? आपने गुलजार साहब की एक पुरानी, अगर मैं सही हूं तो उन्हीं के बोल हैं ये, तो 70 के दशक के उस वक्त के लिए उन्होंने लिखा होगा ना सर। अब आज के लिए कुछ नया लिखिए, कुछ नया गढ़िए, नब्ज नए सिरे से पकड़ना होगा। कांग्रेस के लिए आप तो इतने बड़े कवि हैं सर, कांग्रेस के लिए वक्त, आप मुझे शब्द बता दीजिए ना, आप बता दीजिए बस। जैसे वो बम दिख रहे हैं, कांग्रेस क्या दिख रही है? देखिए अंजना जी, लिटमस टेस्ट तो अभी हो गया इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले जो उपचुनाव था, जिसमें देश भर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे देश के विकास की जीत है। अभी दाम कम किए कि नहीं पेट्रोल के? कृषि कानून वापस क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि 70-30 हो गया था, 3 लोकसभा में से 2 हार गए मोदी जी। ये सही मायने में लिटमस टेस्ट था। विधानसभा के परिणाम ये हुए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि महंगाई की वजह से हम लोग चुनाव हार गए। तो ये सच्चाई है देश की। उत्तर प्रदेश आप कितना भी बड़ा महिमा मंडन कर ले, 2 रिपोर्ट का उल्लेख करता हूं उत्तर प्रदेश की। अभी इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया कि नहीं? जीवीएलजी नीति आयोग ने क्या कहा उसमें कि देश के तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को 37.9% आपने गरीब कर दिया। 28 जिले ऐसे हैं जहां 70 से 40% तक गरीबी हो गई। आपका जो हेल्थ इंडेक्स आया उत्तर प्रदेश का, अरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आया आदित्यनाथ जी को, 30 नंबर, ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिले, हिंदुस्तान में सबसे नीचे। तो ठीक है, टेलीविजन का महिमा मंडन अच्छा है, लेकिन वास्तविकता का धरातल अलग है। टीवी का महिमा मंडन अलग है, वास्तविकता की जमीन अलग है। एक बार श्याम सिंह यादव जी बोल रहे हैं, जीवीएल साहब मैं आ रही हूँ, एक बार मुझे सबसे प्रतिक्रिया ले लेनी चाहिए, यशवंत जी भी और प्रभु जी से। उसके बाद श्याम सिंह यादव जी, जो मामला दिख रहा है उसमें बीजेपी प्रबल दिख रही है, आप क्या कहें? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये आपका जो पोल ओपिनियन है, मैं इसको मानता नहीं। इट इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑन द ग्राउंड। क्या है कि ये कुछ लोगों से आप इसको सैंपलिंग करते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, और बहुत तमाम तबकों में, स्टेट ऑफ द सोसाइटी में, उसमें आप नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रदेश में इतने स्ट्रेटा हैं, इतने लेयर्स हैं सोसाइटी के, इतने ओपिनियन के, सैकड़ों आप, दिस इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एंड मार्जिन ऑफ एरर इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो यूपी में लड़ाई है, ये फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड ने ओबीसी की कितनी वोट ले लिया और ओबीसी ने और ओबीसी की कितनी वोट ले लिया। अब ओबीसी में आप आइए तो इस समय जो मेरा कहना है कि
जो ओबीसी में यादव है जी, वो अदर ओबीसी की कितनी परसेंट वोट लिया? 2012 में अदर ओबीसी की केवल 17% वोट मिली थी, एक आंकड़े के अनुसार। जैसे आप सर्वे कराती है ना, उसी तरह से एक दूसरे सर्वे का आंकड़ा है। और उस 17% अदर ओबीसीज में समाजवादी पार्टी बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत गई थी। 66%। सीएसडीएस का जो सर्वे है सर, सीएसडीएस का जो सर्वे है उसके मुताबिक 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तो 66% वोट यादवों का मिला था। लेकिन सर ये कास्ट में उलझा के रखिएगा यूपी को, कास्ट इज किंग। सीट आवंटन में तो पता चल ही गया। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यादव वोट्स ओनली। अंजना जी एक मिनट सड़क, सुनिए, बिजली, पानी, मैं केवल कोरोना यादव महामारी, वोट की बात नहीं कर रहा बेरोजगारी, हूँ। ये सब पे तो आइए सर। नहीं, देखिए इसकी तो आप लोग कभी देखिए, अरे आप तो आती ही नहीं कभी। एक दिन करिए ना कोरोना पर, एक दिन महंगाई पर करिए, सड़क पर करिए। बहुत शोज किया, अभी 8 से 9 उसी पे था। एक बार जो मुद्दे आए हैं वो दिखा दीजिए इनको। सिंह साहब, हमने जनता से पूछा, 35% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी से। रोज देखिए, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा करती। आप तो करते ही नहीं, और करते नहीं इससे लगता है कि आप सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं। बहुत बड़ा डाउट है हम लोगों का अपोजिशन पार्टी के ऊपर। अंजना जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर सर्वे करती हैं, आप सर्वे करती हैं, देखिए सुनिए, आप एक सर्वे ये भी करवाइए। सर्वे सी वोटर ने किया है वो देशमुख जी हमारे सामने है। देशमुख जी ही अपने सर्वे को डिफेंड करेंगे। देशमुख जी को दिखाइए, यशवंत देशमुख जी जो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा वो उठा रहे हैं कि क्या इस सर्वे में रिप्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। एक सेकंड, थोड़ी आवाज नीचे कीजिए। यशवंत देशमुख जी रिप्रेजेंटेशन पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जी ठीक है, उसका जवाब सुन लीजिए ना सर। जिन्होंने सर्वे किया है वो हमारे साथ है। सिंह साहब, जिन्होंने सर्वे किया है वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। श्याम सिंह, एक लाइन मेरी सुनिए ना। नहीं, आपकी लाइन सुन लेंगे सर, पहले सर्वे को समझ लीजिए। ठीक है, जो सर्वे है उस पर जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं वो बताइए। यशवंत देशमुख, चीजें बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए। और एक तो रिप्रेजेंटेटिवनेस की जो बात उन्होंने कही, बहुत वाजिब बात कही, और ये सवाल उठना भी चाहिए। और क्यों, उनकी जानकारी के लिए बता दें, 70% अगर ग्रामीण इलाकों से आंकड़े आ रहे हो, अगर जितने दलित लोग हैं, मतदाता हैं, उनके बराबरी के उतने आंकड़े दलितों के आ रहे हो, माइनॉरिटीज के भी उतने ही आ रहे हो जितने समाज में वो हैं, तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा ना, किसी को अलग से रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहा जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, देखिए एक बड़ी छोटी सी चीज होती है, आपने सर्वे के बाकी आंकड़े भी पहले भी दिखाए, अभी भी दिखाएंगे। हमारे सर्वे में ही आ रहा है ना कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमारे ही सर्वे में आ रहा है, किसी और दूसरे सर्वे में नहीं आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि जनता ये नहीं कह रही है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है या महंगाई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे हैं। उसके बाद में भी जनता जब जो उनकी परेशानी है उस मुद्दों के ऊपर, उन मुद्दों को सुलझा कौन सकता है या किसके नेतृत्व की वो जनता देखती है, अगर उस चीज के ऊपर अपोजिशन के बजाय जो रूलिंग पार्टी है उस ओर अगर देख रही है, तो आप जनता को दोषी नहीं दे सकते, जनता को दोषी नहीं करार दे सकते कि ऐसा कैसे है। जनता तो अपने मन की बात कहती है। सवाल यह है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद भी कोविड की महामारी में उत्तर प्रदेश में इतनी मौतें हुई, उसके बावजूद भी अगर अपोजिशन उस जगह को काट के अपनी जगह सील नहीं कर पा रहा है उतने एग्रेसिवनेस के साथ में, तो इसमें जनता का दोष है या अपोजिशन का दोष है। तीसरी बात, अंजना, बहुत छोटी सी चीज एक बात मैं बोल वो ये कि आप पिछले 7-8 साल में जितने भी सर्वे हुए हैं, सारे सर्वे उठा लीजिए, आपको उन सारे सर्वेज में एक बड़ी विचित्र चीज मिलेगी। जितना सर्वेज बोलते हैं बीजेपी को सीट मिलेगी या वोट मिलेंगे, बीजेपी को चुनाव के नतीजे आते आते उससे ज्यादा ही मिलता है। और जितना सर्वेज बोलते हैं अपोजिशन के लिए कि इसको ज्यादा मिले, उससे 1 डिग्री कम ही मिलता है, उल्टा नहीं होता कभी। तो सवाल यह है कि अगर आप ये बोलें कि सर्वे में जो है बीजेपी के लिए किसी किस्म का बायस है, तो कम से कम सी वोटर के सर्वेज में तो आप इस बात को गारंटी से चेक कर सकते हैं, ज्यादातर जगहों पे जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा बीजेपी किया जाता है। ठीक है, श्याम सिंह जी, सी वोटर जिसने ये सर्वे हमारे लिए किया है, आंकना भी चाहिए कि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। अब आपका रिस्पॉन्स, फिर मैं आई डोंट एग्री, टोटली यूजलेस। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका नजरिया है, उसका भी सम्मान हम करते हैं।
लेकिन मायावती जी कितनी एक्टिव है इस पर भी चर्चा करेंगे। आपसे अगला सवाल पूछेंगे। प्रभु जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? इसके बाद हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हमने यूपी की जनता की राय मानी। 35% कह रहे थे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, 11% कह रहे थे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना महामारी की हैंडलिंग को लेकर 9% ने कहा। यूपी की जनता का ये भी मिजाज है। लेकिन बावजूद इसके जब हम पॉपुलैरिटी का पैमाना देखते हैं तो बीजेपी या फिर एनडीए, जैसा कि हमने देखा, वो नंबर्स आपके सामने। प्रभु जी। अंजना जी, बहुत ठीक बात आप करें। आपके आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि टीना फैक्टर काम कर रहा है। अगर मुद्दों के ऊपर वोट दिया जाएगा तो बेरोजगारी के लिहाज से या महंगाई के हिसाब से करंट सरकार को कोई भी वोट नहीं देना चाहिए। परंतु वोट इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग लीडरशिप के, पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन सारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। जहां जहां पर्सनैलिटी उनको दिखाई देती है, लोग पार्टी की तरफ नहीं जाते, पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ, ममता दीदी जो है बाकी के ऊपर भारी पड़ गई। तो अगर आप देखें, हमारा जो नैरेटिव चेंज होता चला जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि अभी जसवंत देशमुख कह रहे कि कौन अच्छा कर सकता है। 1980 से मैं देख रहा हूं कि हम ओपिनियन पोल करते रहे हैं, हर साल करते रहे हैं, और मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे में करते रहे हैं। उसके अंदर महंगाई और बेरोजगारी हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 रहा है। ये पहली बार नहीं है। उसके बाद भी रूलिंग पार्टी जीती है। बेरोजगारी आंकड़ों में जरूर इश्यू होता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चनर है, एक परफॉर्मा बना हुआ है कि वो क्वेश्चन डालना जरूरी है। तो उसके ऊपर आप देखें, करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो इश्यू बनते चले जा रहे हैं। परंतु हमेशा इलेक्शन जब भी होता है, इंदिरा हटाओ तो इंदिरा के ऊपर इलेक्शन हो गया, वाजपेयी जी क्यों हार गए? वाजपेयी जी के जमाने में पॉपुलैरिटी ओपिनियन पोल जब आया था तब 350 सीटें बीजेपी को दी गई थी उस सर्वे के अंदर। परंतु रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि ऑल्टरनेटिव कई बार होता है कि कई इश्यूज पर वोट आ जाते हैं। तो हिंदुस्तान के नैरेटिव के अंदर आजकल टीना फैक्टर ज्यादा एक्टिव है जब से मोदी जी आए हैं, और यूपी में पर्टिकुलरली जब योगी जी आए हैं। तो मोदी जी का नाम और योगी जी का काम दोनों मिलकर के एक ऑल्टरनेटिव दे नहीं पा रही है ऑपोजिशन वाली। ऑपोजिशन के पास अखिलेश यादव है, उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बड़ी है। अगर आप वोट परसेंटेज भी देखें तो पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी की पॉपुलैरिटी वोट परसेंटेज में कम हुई है, परंतु लीड इतनी ज्यादा है कि उसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई है, वोट उनके बढ़ गए हैं। तो आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं कि पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन जब होगा, जब तक ऑपोजिशन लोग एक बहुत बड़ा नेता योगी जी के सामने खड़ा नहीं कर पाते, कि हो सकता है अखिलेश यादव अपने आप में मुख्यमंत्री रहे, यंग है, हालांकि योगी जी से 1 साल या 2 साल बड़े हैं, परंतु दोनों जवानों के अंदर लड़ाई है। और योगी जी क्योंकि काम से भी है, और दूसरा क्योंकि एक पोलराइजेशन हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, हिंदुत्व का नारा लगता है, उसी हिसाब से वोट पड़ रहे हैं। अगर आप कहें कि महंगाई मुद्दा नहीं बन रहा चुनाव के अंदर, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की पिक्चर, अखिलेश की पिक्चर सब टीवी पे दिखाई दे रही है, लोग उसके ऊपर वोट दे रहे हैं। हाँ। प्रभु जी, ये भी है ना कि जीवीएल साहब की पार्टी को बड़ा अच्छे से ये हुनर आता है। आ रही हूँ जीवीएल साहब, आप लोगों में ये हुनर है सर, बेरोजगारी महंगाई सब भुलवा देते हैं। ऐसा हिंदू मुसलमान का जाल फेंकते हैं कि फिर जनता उसी में ध्रुवीकरण हो जाता है और आप लोगों की नैया पार लग जाती है। क्योंकि हर इशू में कैराना को उठाने के पीछे वरना क्या मुद्दा है सर आपका जीवीएल साहब? कैराना पर, मतलब पिछली बार भी आप लोग कैराना कैराना करते रहे, इस बार भी कैराना कैराना कर रहे हैं। आ रही हूँ सिंह साहब इसके बाद। अंजना जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके और बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं इस पैनल पर, जनता को कभी भी उनके विचार को, उनकी बुद्धि को कम मत आंकिए। हम सबसे बहुत बहुत बेहतर बुद्धि रखती है जनता, हम सबसे बेटर इंटेलेक्चुअल्स हैं। इसलिए ये कहना, और ये टीना फैक्टर ये है 80 दशक का, ये पुराना विश्लेषण है, ये नकारात्मक विश्लेषण है। वे एक जमाने जब कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कोई दूसरा पार्टी उभर नहीं सकती थी, जो उतना बड़ा नहीं बन पाता था, तब टीना फैक्टर लागू था। आज टीमो फैक्टर है। देयर इज मोदी ओनली, लीडरशिप के कद के कारण ये पॉजिटिव है। टीना एक नेगेटिव सोच है। मैं जो कह रहा हूं, ये जो पॉजिटिव समर्थन है जनता का, बीजेपी कांग्रेस पार्टी अचानक छोटी हमने नहीं किया। 2009 में वो 200 से ज्यादा सीट जीतकर सत्ता में कैसे आए थे? जनता के समर्थन से आए थे। 2014 में क्यों खिसक गए? 2019 में और कैसे खिसक गए? इसका कारण ये कोई नकारात्मक विचार नहीं है, यही नहीं कोई टीना फैक्टर है, मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी जी को चुन रहे हैं। ये मैं मानता हूं ये गलत विश्लेषण है। ये मोदी जी की, योगी जी की नेतृत्व को जनता उसको परख रही है, उसको समझ रही है। इनकी जो अच्छी जो नेतृत्व है, उसके कारण एक
सकारात्मक समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और लोग तीन टीमों के बाद एक एसकेके फैक्टर भी है, समझ रहे हैं देश के सामने। अरे सर, एक तीन टीमों के बाद एक एसकेके फैक्टर भी है, जो आप लोग लास्ट में उछाल ही देते हैं। शमशान, कब्रिस्तान, कैराना, ये सब चल जाता है सर। नहीं, बिल्कुल जनता, अंजना जी, जनता कोई जनता देखिए, प्रभु जी बोलना चाहिए। इनको देखो, एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बीजेपी वाले पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मोदी के नाम पर और योगी जी के काम पर वोट मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आता आजकल। उनको एक लाइन दी जाती है कि यही बोलना है आपको, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि पोल ये भी पोल करते थे, इन्होंने पोल किया कि 1980 के अंदर वोट किया, मैंने किया, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। मैं विकल्प नहीं है, ये कारण नहीं है। मैं बिल्कुल विकल्प नहीं है, मोदी जी का विकल्प है ना, रहेगा अगले 2-4 सालों में। अभी भी कह रहा हूँ ये बात मैं। आप कह रहे हैं मोदी का विकल्प होता तो हार जाएंगे मोदी जी, क्या आप मानते इस बात को? अगर मोदी का विकल्प आज आ जाए तो आप हार जाएंगे। हमारी पॉजिटिविटी के कारण। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप पॉजिटिव, मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जा रहा है। नहीं, मेरा आपसे, आपको सोचने, जब बोलते हैं थोड़ा सोचिए करिए, क्योंकि नहीं कह रहा हूँ हमारे नेतृत्व के पॉजिटिव कारण। पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव है वर्ड। तुम बताइए तो मैं क्या करूँ? ये आपको सोचने का तरीका है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, दोनों अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। श्याम सिंह जी देखिए मैडम अंजना जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा जीवीएल नरसिम्हा राव को कि आप लोग बड़े बड़े मुद्दों को कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा जादू है कि ये जो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जनता के मुद्दों को भुला करके ये मुद्दा ला देते हैं। देखिए, मैं कहूँगा आपको बुरा लगेगा, जरूर लगेगा कि उसमें आपका भी सहयोग है। आप देखिए, आप अगर लाइए तो ये इस पर बहस करें। महंगाई, एक दिन कहिए कि महंगाई पर चर्चा हो। आप थानों में देखिए, तहसीलों में देखिए, रेवेन्यू कोर्ट्स में, हर जगह देखिए कि आप जनता से ओपिनियन लीजिए, उसको ला करके जनता के सामने रखिए कि महंगाई का लेवल क्या हो गया। कोई बैरोमीटर तो है नहीं कि उससे जैसे टेम्परेचर नापते हैं। दूसरे, जैसे ये चुनाव हुआ, ये सारे जनता के मुद्दों को छोड़ करके 80% और 20% की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कहाँ है 20% मुसलमानों की बात कर रहे हैं और 80% हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिमायती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो विनाश करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बंटाधार करने के लिए आए हैं? आफ्टर ऑल, योगी जी जैसे आदमी को ये 80% 20% का नैरेटिव शुरू ही नहीं करना चाहिए। ये जानबूझ के सब जनता के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाते हैं और अंत में आकर के हिंदुत्व और मंदिर और मस्जिद, इन तरह की कब्रिस्तान और रेगिस्तान की बात करके के जनता को भटका करके वोट ले लेते हैं और ये फिर 5 साल रूल करेंगे। आगे फिर आपको फंसा करके आगे मंदिर में हिंदुत्व के मुद्दे पर ले आएंगे, पोलराइजेशन करेंगे, करवाएंगे और वोट लेकर के फिर बैठ जाएंगे। लेकिन ये भी तय है सिंह साहब कि काउंटर नैरेटिव विपक्ष को सेट करना पड़ेगा। जो यशवंत जी कह रहे थे, आपने उसको नॉनसेंस बोल दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात थी। उसमें बात यह है कि विपक्ष कैसे घेरेगा। अभय दुबे जी, विपक्ष के पास क्या बड़ा मुकाबला है, क्या बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में, सिंह साहब आ रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। अभय जी, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ठाना तो तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने नैरेटिव अपना सेट किया। उस नैरेटिव के मुताबिक वहां पर चुनाव हुआ और वो जीती। उस तरह का लीडरशिप दिखाना पड़ेगा विपक्ष को, अगर आपको पूरे देश में मोदी को चुनौती देनी है। अभय जी। अंजना जी, ये 5 राज्यों के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि कालांतर के बाद एक कुछ अजीब सा घट रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसके पहले के चुनाव में देखिए आप, ये जितना ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इनका डर दिखा करके प्रतिपक्षी दल के नेताओं को अपने यहाँ मिला लेते थे, सरकारें गिरा देते थे, अपनी सरकार बना लेते थे। मगर गोवा से लेकर, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक अजीब फिनोमिना है, वो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, 85 रिजर्व सीट थी उत्तर प्रदेश में। अगर ये इनके दलों को 60 मिला ले तो 75 जीते थे। अकेले बीजेपी 69 दलित समाज के लोगों की सीटें जीती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, आप देखिए, पूर्वांचल को अगर आप उठाएं तो निषाद समाज के लोग हैं, अपना दल के, राजभर के,
अधिसंख्य सीटें इन्होंने जीती थी। बुंदेलखंड में 19 की 19 जीतनी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शमशान कब्रिस्तान से इन्होंने जीता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। परिस्थिति क्या बदली? स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, इस समाज के सारे लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक देखिए अभी आज तो आपकी जो पोस्टर पर जो चेहरा थी वो चली गई है बीजेपी में। देखिए उदाहरण नहीं, बिल्कुल मेरा हमारी सद्भावना है, जहां रहे वो लड़कियों की लड़ाई लड़े। अब टिकट नहीं मिलने के कारण छोड़ा। उदाहरण क्या देते देखिए आप कहते हैं कि अपर्णा यादव को ये भारतीय जनता पार्टी ने तोड़, अरे 33,000 वोटों से हारी है साहब वो। अब सबसे बड़ा जो आखिरी बात कहने दीजिए, राजभर समाज के बाद निषाद समाज, ये जो धोखा दिया है ना इन्होंने, अमित शाह साहब ने रैली में बुला लिया इकट्ठा करके कि सारी 17 जातियों को हम ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में जमा कर लेंगे, जबकि लोकसभा में जवाब दे चुके हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं कर सकते। अभी आपको मौका फिर देंगे। कुछ आंकड़े और हैं जो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब वो सवाल आ रहे हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर पूरे देश में हमने लोगों से 8 से 9 में आपने सुना था यूपी की जनता की राय, लेकिन देश का मिजाज आज क्या है? अगर आज लोकसभा चुनाव बतौर पीएम मोदी के कामकाज पर क्या सोचती है देश की जनता, तो पूरे देश में 35% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, 28% हैं जो कह रहे हैं अच्छा, औसत कहने वाले 15% हैं, खराब कहने वाले 8% लोग हैं, वहीं पर 12% हैं जो बहुत खराब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के कामकाज पर क्या है देश का मिजाज? आंकड़े आपके सामने हैं। बहुत अच्छा कहने वाले 35%, 28 कह रहे हैं अच्छा, 15% औसत कह रहे हैं, खराब और बहुत खराब कहने वाले मिलाकर 20% लोग हैं जो खराब या फिर बहुत खराब कहते हैं प्रधानमंत्री के कामकाज को। 35% कह रहे हैं बहुत अच्छा, 28% कह रहे हैं अच्छा, 15% औसत मानते हैं, 8% और 12% खराब और बहुत खराब मानते हैं, यानी 20% लोग उसे खराब या बहुत खराब मानते हैं, वरना बाकी आंकड़े आपके सामने हैं। अब जो अगला सवाल इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में हमने देश से पूछा वो था बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा है, किसे आप मानते हैं? तो किसे आप बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं? जब यह सवाल पूछा गया तो सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को 53% आए। नरेंद्र मोदी को 53%, राहुल गांधी को 7% और तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ 6% वोटों के साथ रहे। ये सवाल किस अंदाज में पूछा गया था, क्या लोगों को ऑप्शंस दिए गए थे, ये हम जरूर पूछेंगे क्योंकि यशवंत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है। अगला सवाल हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों ने 53% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है। 53% लोग ये मानते हैं कि वही बेहतर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी को 7% लोगों ने और 6% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हमने आपको बता दिया है। अब जो अगला सवाल हमने देश की जनता से पूछा वो था बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी आपको कौन दिखाई देता है? सबसे ज्यादा आंकड़े 24% अमित शाह को आए। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ 23% वोटों के साथ रहे, बहुत करीब। वहीं पर नितिन गडकरी को 11% लोगों ने उत्तराधिकारी के तौर पर देखा प्रधानमंत्री मोदी का। ये नंबर्स बहुत दिलचस्प है और यशवंत जी इस पर हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से ये की ग्राफिक्स दिखा के। लेकिन सबसे ज्यादा 24% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह के लिए वोट किया है, 24% लोगों ने। अब हम आपको बताएंगे सीएम की रेस में कौन आगे। जो बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है वो यही कि अमित शाह को लोगों ने प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे ज्यादा वोट दिया है। 24% लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा। अब हम आपको बता रहे हैं सीएम की रेस में कौन आगे है। देखिए यहां पर ओडिशा सबसे आगे है, जिसमें आप देख रहे हैं नवीन पटनायक ओडिशा में। हम आपको पहला, दूसरा और तीसरा नंबर दिखाएंगे। ये देखिए सबसे पहले नवीन पटनायक ओडिशा, जिसमें बहुत संतुष्ट कहने वाले 60% लोग हैं, 25% हैं जो संतुष्ट कह रहे हैं और असंतुष्ट सिर्फ 15% लोग दिखाई दे रहे हैं। तो नवीन पटनायक सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री की रेस में। नंबर 2 पर ममता बनर्जी 49% बहुत संतुष्ट,
36% संतुष्ट, वहीं पर असंतुष्ट वाले यहां पर भी 15% दिखाई दे रहे हैं। नवीन पटनायक के साथ भी ऐसा ही था, 15% असंतुष्ट थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं तीसरे नंबर पर एमके स्टालिन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। बहुत संतुष्ट कहने वाले 47% लोग थे, संतुष्ट कहने वाले 37% और 1% ज्यादा, बाकी दोनों से 16% असंतुष्ट। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तीसरे नंबर पर रहे। ये देखिए पायदान हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे ऊपर नवीन पटनायक रहे हैं और नवीन पटनायक के बाद ममता बनर्जी नंबर 2 पर और नंबर 3 पर एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, लोकप्रियता सीएम की रेस में। अब जो मुद्दा हमने लोगों से पूछा, हमने उत्तर प्रदेश की जनता का आंकड़ा आपको दिखाया। जब 35% यूपी की जनता मानती थी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो देश पूरा क्या मानता है? सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन यहां पर टाई हो गया है। 35% यूपी की जनता कह रही थी बेरोजगारी, लेकिन देश भर में आंकड़ा 24% हो जाता है और महंगाई का 11% से बढ़कर 24% हो जाता है। महंगाई और बेरोजगारी को देश की जनता सबसे बड़ा मुद्दा मानती है। 11% लोग ऐसे हैं जो कोरोना की महामारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, वहीं भ्रष्टाचार को मानने वाले अब 8% हो गए हैं। 6% गरीबी को, किसान 4%। ये है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी और महंगाई का टाई हुआ है 24% पर। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में 24% लोग बेरोजगारी को और 24% ही महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं 11% लोग कोरोना महामारी को तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार 8%, गरीबी 6% और 4% किसान को। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर पूछा, उसमें स्पेसिफिक था कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता क्या है? कोरोना से लड़ाई 22% कह रहे थे, राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण 16% कह रहे थे, अनुच्छेद 370 का हटना 12% लोग मानते हैं। कोरोना से लड़ाई को 22% लोग सबसे बड़ी सफलता मानते हैं, वहीं 16% राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण मानते हैं, वहीं 12% लोग हैं जो अनुच्छेद 370 का हटना सबसे बड़ी सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानते हैं। जब नाकामी हमने पूछा, मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, तो महंगाई को 25%, सबसे ज्यादा लोगों ने देश भर में 25% लोगों ने महंगाई पर नाकामी सरकार की बताई, मोदी सरकार की। वहीं बेरोजगारी पर 14% लोगों ने कहा और किसान आंदोलन को लेकर 10% लोगों ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया है मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी पर। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। मैं एक यशवंत देशमुख जी, दो चीजों पर, क्या आपने ये पूछा कि बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने ऑप्शंस दिए थे उनको, साथ ही बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी, क्या आपने ऑप्शंस दिए थे या उन्होंने अपने से नाम बोला था? दोनों पर आपका जवाब। हमारे किसी भी सर्वे में हम ऑप्शन एज सच नहीं देते। ज्यादातर सामान्यतः वर्बैटिम जिसे कहा जाता है सर्वे की टेक्नोलॉजी में, जो बोला जाता है उसको कोड बाद में किया जाता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन गिन करके बनाने की सामान्यतः कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं होती। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो दिखाया अंजना, उसकी ओर आप बहस की शुरुआत करेंगी जब भी, मैं चाहूंगा कि एक बेसिक बात मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से जोड़ दूं ताकि दर्शक भी उसको ठीक से समझ पाए। आपने मुख्यमंत्री पद की रेस में जो बताया, वो हमने उन राज्यों के लोगों से पूछा कि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को कैसा नापते हैं, और उसमें नवीन पटनायक कई सालों से हमारे आंकड़ों में लगातार नंबर 1 चले आ रहे हैं और लगातार उन्होंने चुनाव दर चुनाव जीते भी हैं। उसमें ममता बनर्जी आ गई है, स्टालिन नई एंट्री हुई है, अरविंद केजरीवाल उसमें आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर उसमें अंजना ये है कि अगर भारतीय औसत से ऊपर वाले आप मुख्यमंत्रियों के नाम लें या टॉप 10 मुख्यमंत्रियों के नाम लें, तो इंडिया टुडे का जो इश्यू उठाएंगे उन्हें ये चीज पूरे आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। टॉप के मुख्यमंत्रियों में दरअसल बीजेपी या एनडीए का केवल एक मुख्यमंत्री, केवल एक, वो है असम के हिमंता बिस्वा शर्मा। अदरवाइज वो भी 8वें या 9वें नंबर पर, 8वें या 9वें नंबर पर एक भी नहीं। और जो बॉटम के चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें से अधिकांश बीजेपी या एनडीए के। और एक बड़ी विचित्र स्थिति इसमें उलटबांसी जैसा आपको लगेगा कि जो बीजेपी के स्टेट लीडरशिप है वो एक तरह से उनके लिए लायबिलिटी साबित हो रही है, उनकी सेंट्रल लीडरशिप उनके लिए एसेट साबित हो रही है, जबकि विपक्ष नाम ही नहीं याद रह रहा यशवंत जी,
विपक्ष के मामले में एक ठीक यूपी उल्टा। छोड़ दें और एमपी छोड़ दें तो बाकी जगहों पे तो इतनी तेजी से सीएम बदल रहे हैं, गुजरात उत्तराखंड नाम ही नहीं याद रह रहा है जनता को। क्यों जीवीएल साहब? विपक्ष के केस में अंजना ठीक उल्टा है। उनके जितने रीजनल लीडर्स हैं, रीजनल लीडर्स ने जो अपना कद बनाया है, चाहे वो कैप्टन अब वहां नहीं है, लेकिन बाकी आप अशोक गहलोत को देख लें, तमाम नेताओं को देख लें जो रहे हैं, चाहे आप रीजनल क्षत्रप्स की बात करते हैं तो यहीं पर आप अखिलेश यादव, मायावती दोनों को देखें, अपना दमखम पर उन्होंने अपनी पहचान, इतनी बड़ी पार्टी, अपना पूरा एक लेगेसी सेटअप किया है। जीवीएल साहब, क्या इसी पैमाने पर आप लोग पीछे रह जाते हैं? और तमाम सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया। मुझे पता है आपने बहुत अच्छा औसत सब जोड़ लिया होगा पीएम के कामकाज पर। नहीं अंजना जी, मुझे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके ही आंकड़े ही हमारे अच्छे प्रदर्शन की, अच्छे परफॉर्मेंस की बयान कर रहे हैं। और जिस प्रकार आपने बहुत कम अवसर होता है, सारे सर्वेक्षण मैं भी लगातार देखते आ रहा हूं, तो गुड एंड वेरी गुड मिलाकर 63% अप्रूवल रेटिंग जो कहते हैं हमको, प्रधानमंत्री कामकाज को पसंद करना, अच्छा और बहुत अच्छा बताना, ये अपने आप में एक अनोखी एक नंबर है। ये भी 7 साल, 7.5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद। और एक बड़ी बात है आपके सर्वेक्षण में जो आपने शायद गौर नहीं किया है, मुद्दों पर जब आपने जनता से पूछा उसमें करप्शन कहीं नजर नहीं आ रही है। 8 नंबर पर आपने 8% लोगों सर, ने बेरोजगारी, महंगाई आपने लगातार देखे होंगे कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी नहीं मैं जवाब दे रहा हूं। करप्शन का जो संख्या है मैं उस पर आ रहा हूं अंजना जी, मैं इसका महत्व बता रहा हूं आपको। जब कांग्रेस की सरकारें रहती थी केंद्र में, ये 8 के बजाय 38 होता था, 28 होता था। यही एक बड़ा कारण था जनता। आज महंगाई जरूर है, लेकिन जनता इसको सरकार को पूरी तरह दोष नहीं दे रही है। कोविड के महामारी के कारण पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है, ये देश की जनता समझ रही है। इसलिए कोविड के मैनेजमेंट में आपने जब पूछा, आपने ये कोई प्रॉम्प्टेड रिस्पांस नहीं था, जनता से पूछा सबसे अच्छी बात मोदी सरकार की क्या रही है, उन्होंने खुद कहा कि कोरोना के साथ जो लड़ाई लड़ी है सरकार ने, कोरोना के साथ वो 22% है। तो इसलिए जो सबसे मुश्किल चैलेंज था सरकार के सामने, उसके कारण महंगाई बढ़ी है, उसके कारण कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का संख्या बढ़ा है, लेकिन जनता समझ रही है सबसे मोदी प्रतिक्रिया सरकार ले ने सबसे इसके प्रतिक्रिया प्रभाव को घटाने के लिए 24% अभय जी 24% महंगाई को और बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं पूरे देश में, लेकिन फिर भी सिर्फ 20% लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के काम को खराब या बहुत खराब बता रहे हैं। आपको ये फासला मिटाना है, 53 नरेंद्र मोदी और 7 पर राहुल गांधी। ये फासला नेतृत्व क्षमता, विकल्प, लोकतंत्र की नींव, वहीं पर कहीं पर मामला गड़बड़ा रहा है। नहीं अंजना जी, यशवंत देशमुख साहब, नानाजी देशमुख की जो संघ के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, उनकी विरासत से आते हैं। उनके सर्वे पर मैं सवाल नहीं खड़े करता, लेकिन 56 से 53 कर दिया प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आज। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा सर्वे आपने किया जो प्रधानमंत्री जी के कामकाज की इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहा है? अरे चीन हिंदुस्तान की सीमा में घुसा है, हॉट स्प्रिंग्स में, गोगरा पोस्ट में, दौलत बेग ओल्डी में अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्वीट किया कि चीन की सेना हिंदुस्तान में घुसकर अरुणाचल प्रदेश से हमारे हिंदुस्तान के नौजवान को अगवा करके ले गई। प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे इतने बड़े सैनिकों ने शहादत दी लद्दाख में, उसके बावजूद आपने चाइना से इंपोर्ट आजाद भारत के इतिहास का सबसे अधिक कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने कहा कि पूरे एमएसएमई को तबाह कर दिया क्योंकि चाइना ने सारे वो जो घरों में उपयोग होने वाली वस्तुएं थी, साइकिलें थी, खिलौने थी, इसने इंपोर्ट करने की बर्बाद कर दिया। महंगाई का हिंदुस्तान ट्रस्ट है, मैंने बताया। बेरोजगारी से आरबीआई कह रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी, गलत जीएसटी जैसे निर्णय ने हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। तो सारी रिपोर्ट तो इस बात की गवाही देती है कि प्रधानमंत्री जी का एक काम तो बताइए। मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं स्कीम वाइज बताता हूं। आपने सर्वे में बताया किसान 4% प्रभावित है। ठीक है, हमने यशवंत देशमुख जी को दिखा दिया। यशवंत जी जवाब देंगे। 14 करोड़ 65 लाख किसान हिंदुस्तान में है, वो 4% उनको सिर्फ प्रभाव पड़ रहा है।
अरे आपने रोंद कर मार डाला, 700 किसानों ने शहादत दी, 380 दिन सीमा पर दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, तो मार मार कर सिर लहूलुहान कर दिया। वो 60% उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। ठीक है, यशवंत जी जवाब दे रहे हैं सर। जी यशवंत जी, मैं किस बात का जवाब दूं इनके? सर वो उन्होंने तो आपको पूरा फैमिली ट्री खंगाल दिया, वो के उनको मतलब लेकिन उनका ये कहना है कि किसानों के मुद्दे पे उसको छोड़ दीजिए सर, क्योंकि पर्सनल होकर कोई फायदा नहीं है। नेता आजकल पर्सनल होते हैं, लेकिन हम लोग बचे बेहतर है। जो वो कह रहे किसानों की नाराजगी और पश्चिमी यूपी में ये बीजेपी के लिए एक चिंता है, वो क्या इस सर्वे में वैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? अब ये जनता कह रही है, सर्वे में सामने आ रहा है। अगर दुबे जी थोड़ा बहुत भी सर्वे रिसर्च समझते हैं और थोड़ा बहुत भी ट्रैकर्स देखते होंगे, तो आज तक पर न सही पिछले 6 महीने से जो हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रैकर चल रहा है एबीपी पे, वो भी कभी कभी देख लिया कीजिए, आपके उसके लिए अच्छा रहेगा। वहां पर करीब 100 से 100 सीटों का बीजेपी को विधानसभा में नुकसान हो रहा है। ये 6 महीने से हम ही राग अलाप रहे हैं और कोई दूसरा नहीं अलाप रहा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, दुबे जी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जितनी बात अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं उतना जरूर बोलिए। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पे जाकर के मेरे घर के बड़ों के ऊपर टिप्पणी आप करें, ये आपके इंटेलेक्चुअल इंसान को आपको शोभा नहीं दे। मैं आपकी कद्र करता हूँ, आपके सर्वे की कद्र करता हूँ यशवंत जी। देखिए एक बात सुनिए, इसको पर्सनल ईगो की लड़ाई बनाते भी नहीं है। श्याम सिंह जी जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया सर। 24% कह रहे हैं महंगाई, 24% कह रहे हैं बेरोजगारी। अब इसको विपक्ष को एनकैश करना है, विपक्ष को उनके नैरेटिव को ध्वस्त करके अंजना जी इसको बड़ा बनाना है। अंजना जी ये अंजना जी सुनिए, आप बहुत अच्छा होता है ये सर्वे का जो रिजल्ट डिस्प्ले करती हैं आप। एक बार 14 से लेकर के 20 तक आप दिखा देते कि महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर साल इसीलिए आपको बिठाया है। अगर दिखा देती तो बहुत मेहरबानी। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको तो जुबानी याद होना चाहिए। श्याम सिंह जी आपको तो जुबानी याद होना चाहिए, आप विपक्ष के नेता हैं, बताइए। कोरोना को सर आपको तो जुबानी याद होना चाहिए। ढाल बनाकर उसके पीछे ये छिप रहे हैं सिंह साहब, ये ठीक नहीं है। सिंह साहब, ये इनका जीडीपी गिर रहा था, महंगाई दर बताइए ना सर। कोरोना जब आया और इनका, हाँ कह तो रहा हूँ, बताइए ना सर, कह तो रहा हूँ। सन 14 से 20 तक जब कोरोना आया, लगातार जीडीपी इनकी घट रही थी, लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा था, लगातार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा था, लगातार ये हमारे सीमा पर सैनिक मारे जा रहे थे, लगातार चाइना कब्जा कर रहा था और कर रहा है, जिसके बारे में कभी बोलना नहीं चाहते। अब क्या और क्या बताएं इनके बारे में? बिल्कुल, महंगाई दर आपको याद करके रखना चाहिए सर। देखा आपने कितने आंकड़े दुबे जी ने सुनाया, आप तो सांसद है, माननीय सांसद है, रट के आइए आंकड़े और एक के बाद एक बॉम्बार्डमेंट शुरू कीजिए। इसीलिए तो आप लोग को बुलाते हैं शो में। प्रभु जी जल्दी से लास्ट कमेंट। आप जो कह रहे हैं महंगाई की बात बिल्कुल ठीक है। मैंने शुरू में भी कहा कि महंगाई और करप्शन ये सब इश्यू 1980 से हम लोग सर्वे करते आ रहे हैं, उसमें नंबर 1 रहे हैं। सवाल ये है कि आपको ये देखना है कि चीफ मिनिस्टर जो है, आपने दिखाया जो पहले 7 नंबर पर चीफ मिनिस्टर हैं उसमें बीजेपी का एक भी नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है और उनके काम से लोग संतुष्ट हैं। ये बताता है कि 2 इंजन की सरकार के अंदर पहला इंजन जो मोदी जी का है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस कम होने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है। परंतु एक दुख की बात ये दिखाई देती जो बीजेपी के लिए एक डेंजर है कि सरकार के अंदर कोरोना ठीक है, भारतवर्ष ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया उसकी कोई मिसाल सारे वर्ल्ड में नहीं है। 160 करोड़ लोगों को टीका लगाना एक साल के अंदर और अपने इंडस्ट्री बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। परंतु सवाल ये है कि विकास की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी का हर नेता कहता है कि हमारा विकास सबसे ज्यादा है, जनता के अंदर लोग विकास को नहीं मान रहे। ये कहीं ना कहीं मुद्दा पहुंचा नहीं है लोगों के तर कि विकास भी हो रहा है इस देश के अंदर। बिल्कुल वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद जीवीएल साहब। अब कमेंट के लिए टाइम नहीं बचा है, लेकिन देश का मिजाज अगर आज हो मतदान तो 296 सीटें आती हुई एनडीए की दिख रही हैं और ये साफ संकेत उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि वहां पर योगी और मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई जनता की नजर में सबसे बड़ा मुद्दा। यह है देश का मिजाज। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक। आप देखते रहिए आज तक।